नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2022। आप जानते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का फेज़ 2 था 24 अप्रैल 2022 को। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। फेज़ 1 के बारे में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उसमें से 2 कैंडिडेट्स बच गए थे। इट वॉज अ बैटल बिटवीन इमैनुअल मैक्रोन द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट एंड द ओपोनेंट मरीन ले पेन। पूरे विश्व की इस इलेक्शन पे नज़र थी और इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। हम क्वाइट श्योर कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन जीत चुके हैं, राइट। ही हैज़ गॉट 58.6% वोट्स एंड ही हैज़ वन द री इलेक्शन। ऐसा पहली बार हुआ है फ्रांस के हिस्ट्री में पिछले 20 सालों में कि एक इनकम्बेंट प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्शन जीत चुके हैं। नहीं तो पिछले 20 सालों में प्रेसिडेंट्स बदल रहे थे। 2002 में जैक शिराक ने फिर से री इलेक्शन जीता था और इमैनुअल मैक्रोन ने भी वो अचीव किया है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज इमैनुअल मैक्रोन्स प्रेसिडेंसी मीन फॉर द सेकेंड टाइम, व्हाट डज इट मीन फॉर द फ्रांस, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन के सामने क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इन गवर्नेंस। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे व्हाट डज इट मीन फॉर यूरोपियन यूनियन। इसका मतलब क्या है, मैक्रोन जीतने का मतलब क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। और अंत में हम लोग बात करेंगे ऑफ कोर्स इसका क्या मतलब हो सकता है इंडिया के बारे में। एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होगा। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस किस दिशा में जा सकते हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो आपके पास सुनहरा मौका है। हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी का प्रोग्राम, उसके ऊपर बहुत बड़ी सेल चल रही है। 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी। जस्ट यूज द कोड राहुल फ्लैश व्हेनेवर यू बाई दिस पर्टिकुलर कोर्स। आपको केवल 9999 में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 30 अप्रैल 2022। डू अवेल दिस डिस्काउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इमैनुअल मैक्रोन डिफीट्स मरीन ले पेन एंड ही गेट्स अ सेकेंड टर्म एज फ्रेंच प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेसिडेंसी पहली जो टर्म थी वो भी प्रेसिडेंसी काफ़ी टुमल्टुअस रही थी। आपको याद होगा येलो जैकेट मूवमेंट शुरू हुआ था। सबसे बड़ा सिविल अनरेस्ट या फिर सिविल प्रोटेस्ट हुआ था इन फ्रांस। कोविड-19 का पैंडेमिक आया। मोस्ट ऑफ हिज प्रेसिडेंसी टर्म हैज़ गॉन थ्रू द कोविड-19 पैंडेमिक। A rather tumultuous first term for Emmanuel Macron and it looks like another tumultuous term for the second time। यानी कि दूसरी बार भी वो कुछ और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जैसे कि देखिए व्हाट आर द इमीडिएट चैलेंजेस दैट इमैनुअल मैक्रोन विल फेस। सबसे बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इमैनुअल मैक्रोन एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट है इंडिपेंडेंट यूरोपियन यूनियन या फिर इंडिपेंडेंट यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के। तो ये कैसे यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन का, उसके प्रति उनका क्या रवैया रहेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा व्हाट हैज़ ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फर्स्ट टर्म, ऑफ कोर्स माउंटिंग इन्फ्लेशन। मैंने आपको बताया कि लार्ज पार्ट ऑफ हिज फर्स्ट टर्म इट हैज़ गॉन विद कोविड-19। कोविड-19 में बहुत सारा पैसा पंप इन किया है वेस्टर्न इकोनॉमीज ने उनकी इकोनॉमी में, ताकि डिमांड बढ़े, और उसकी वजह से अभी इन्फ्लेशन हो रहा है। इनफैक्ट पूरे विश्व में हम लोग ये देख रहे हैं। एक और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहाँ पे राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट भी। मैसिव इमिग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा खतरा हो चुका है यहाँ पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। देयर आर इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन और इमिग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन बहुत बड़े मुद्दे थे। इसको मुद्दा बनाया था मरीन ले पेन ने, राइट। मरीन ले पेन राइटिस्ट लीडर हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो राइटिस्ट एजेंडा है उसको थोड़ा मेलो डाउन किया था। उन्होंने फोकस किया था इन चीज़ों के ऊपर। ऑल्दो इमैनुअल मैक्रोन जीत चुके हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स की वजह से सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है। जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे। दिस इज़ अ वेरी एप्ट हेडलाइन। आफ्टर इमैनुअल मैक्रोन्स विक्ट्री 2 फ्रांस इमर्ज, 2 फ्रांस 1 विच इज़ जुबिलियंट, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन जीत गए। समर्थक उनके काफ़ी खुश थे, लेकिन कुछ एनरेज लोग भी थे, वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि फ्रांस में प्रोटेस्ट इरप्टेड आफ्टर इमैनुअल मैक्रोन वन द इलेक्शन। तो वहाँ की सोसाइटी अभी फ़िलहाल डिवाइडेड है। इनफैक्ट बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मरीन ले पेन अब दूर नहीं है, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शंस में उन्होंने बहुत हद तक पब्लिक सेंटिमेंट अपनी तरफ किया हुआ है और राइटिस्ट मूवमेंट इट इज़ ग्रोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। तो इस डिवाइडेड सोसाइटी को कैसे हैंडल करेंगे इमैनुअल मैक्रोन, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा।
क्यों? क्योंकि इमैनुअल मैक्रो की पॉलिसीज इन जनरल प्रो ईयू होती है, राइट? प्रो ईयू मतलब ईयू का जो बजट होता है उसकी तरफ फ्रांस काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, यूरोपियन यूनिटी की बात करता है, यूरोपियन यूनियन में लीडरशिप की बात करता है। तो यहाँ पे जो सोसाइटी डिवाइड हो चुकी, बहुत बड़ा वोट बैंक जो था मरीन लपेन का, इनफैक्ट जो दूसरे ओपोनेंट्स थे उसमें से कुछ ओपोनेंट्स ने समर्थन नहीं किया था मैक्रोन का, आउटराइटली समर्थन भी नहीं किया और मरीन लपेन को भी रिजेक्ट किया था। तो सोसाइटी कुछ इस तरह से डिवाइडेड है कि वो चाहते हैं कि फ्रेंच सिटीजन्स को सरकार करे। और इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी यही कहा था कि दिस टाइम देयर वुड बी न्यू पॉलिसीज। तो देखते हैं कि कैसे वो हैंडल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा उनके लिए। और पहली उनकी टेस्ट होगी कुछ ही महीनों में इन दी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन जून। और अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ये जो डिवाइडेड सोसाइटी है इट वोट्स इन अ फ्रैगमेंटेड वे, देन वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल क्राइसिस, राइट? सम सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेलमेट इन फ्रांस। तो इमैनुअल मैक्रो के सामने ये सारी चैलेंजेस है इमीडिएटली। बट नॉनदलेस इस इलेक्शन का, इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन अदर एरियाज? फर्स्ट एरिया यूरोपियन यूनियन। देखिए यूरोपियन यूनियन बहुत खुश है इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट से। इनफैक्ट वर्डिक्ट आने से पहले ये मैं आपको 22 अप्रैल की खबर बता रहा हूँ। 24 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था, 22 अप्रैल को एक ऑपेड पेज गया था, एक ओपिनियन पेज। और इस ओपिनियन पेज को लिखा किसने, आप इसको देखिए, ले मोंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है फ्रांस का। और इस इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में एक ओपिनियन पेज लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल एंटोनियो लुइस सांटोस दा कोस्टा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन एंड चांसलर ऑफ जर्मनी ओलाफ शोल्स, इन तीनों ने मिलकर एक ओपिनियन पेज लिखा था जहां पे इन्होंने कहा कि वी वांट द फ्रेंच वोटर्स टू वोट फॉर यूरोपियन वैल्यूज। सो इनडायरेक्टली दे बेसिकली टोल्ड वोट फॉर इमैनुअल मैक्रो। इसका मतलब क्या है? इमैनुअल मैक्रो की जीत से यूरोपियन यूनियन के लीडर्स काफ़ी खुश रहेंगे क्योंकि वी ऑल नो इमैनुअल मैक्रोस पॉलिसीज, दे आर प्रो ईयू। तो यूरोपियन यूनियन काफ़ी खुश है। उन्हें डर लग रहा था कि राइटिस्ट लीडर मरीन लपेन आएगी तो ये एक खतरा होगा यूरोपियन यूनियन की यूनिटी के ऊपर, लेकिन अभी वो खतरा टल चुका है। अब इसका परिणाम यूएसए के ऊपर क्या है? देखिए यूएस के ऊपर आई वुडंट से देयर वाज टू मच ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो रीड आउट आया प्रेसिडेंट बाइडेन का, अगेन वही बातें हुई जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस दोनों बहुत ही अच्छी टाइज मेंटेन करेंगे। दे हैव शेयर डिप्लोमेटिक वैल्यूज़, रूल ऑफ लॉ एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है। लेकिन यूएसए और फ्रांस के बीच भी ऑकस डील के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ था, बट नॉनदलेस एक बहुत ही कॉमन रीड आउट आया। लेकिन यूएसए के ऊपर एक बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है इनडायरेक्ट। अगर हम लोग बात करें इस फ्रेंच वर्डिक्ट की, फ्रेंच वर्डिक्ट में एक तरफ थे इमैनुअल मैक्रो, मैं कहूँगा सेंट्रिस्ट लीडर, राइट, सेंटर राइट लीडर, थोड़े से सेंट्रिस्ट लीडर हम लोग कह सकते हैं, और दूसरी तरफ थी मरीन लपेन। मरीन लपेन इज कोर राइटिस्ट लीडर और मरीन लपेन हैज़ लॉस्ट द इलेक्शन। दैट मीन्स वर्ल्ड ओवर हम लोग देख रहे हैं कि राइटिस्ट मूवमेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट। राइटिस्ट लीडर्स हैव वन इलेक्शन कंसिस्टेंटली एंड यहाँ पे लपेन की फेलियर इट वुड बी रादर एनकरेजिंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे भी रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप जो थे, वी कैन कॉल हिम अ राइटिस्ट लीडर, ही ऑल्सो लॉस्ट। सो इट्स अ गुड एनकरेजिंग साइन फॉर यूएसए दैट राइटिस्ट लीडर्स कैन बी कर्ब्ड या फिर कैन बी काउंटर्ड बाय अनपॉपुलर लीडर्स। अभी अगर हम लोग मैक्रोन की बात करें, इमैनुअल मैक्रोन इज नॉट वेरी पॉपुलर इन फ्रांस एज ऑफ नाउ। उनकी रेटिंग पॉइंट है 37%, 37% से भी नीचे गिर चुकी थी। तो एक अनपॉपुलर लीडर फ्रांस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं बिकॉज टू स्टॉप द राइज ऑफ राइट। तो दिस इज एन एनकरेजिंग साइन फॉर यूएसए फॉर श्योर, राइट। तो ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। अब तक आपने देखा कि सर आपने चैलेंजेस बता दिए, आपने ईयू के बारे में बताया, यूएसए के बारे में बताया, तो आप मुझे अपना बताइए व्हाट विल हैपन टू इंडिया और व्हाट माइट हैपन टू इंडिया। देखिए इंडिया के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट के साथ मैं बताना चाहूँगी अपने साथ क्या हो सकता है। फ्रांस माइट बिकम द न्यू रशिया फॉर इंडिया। अब मैं ये स्टेटमेंट क्यों बता रहा हूँ, इसको समझते हैं। सबसे पहले रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, 60 दिन हो चुके हैं। रशिया के इतने रिसोर्सेस पंप इन हो चुके हैं यूक्रेन वॉर में कि वो जीत भी जाए उसके बाद भी वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इंडिया के लिए फ्रांस एक विकल्प बन सकता है, इट कैन बिकम द न्यू रशिया। लेट्स कंपेयर, राइट, लेट्स कंपेयर फ्रांस एंड रशिया। बस एक बहुत बड़ा अंतर है कि फ्रांस वेस्टर्न ब्लॉक की एक कंट्री है, लेकिन अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। रशिया भी मेंबर है, फ्रांस भी मेंबर है। तो फ्रांस
बिकमिंग आवर पार्टनर इज़ अ वेरी ग्रेट न्यूज़। रशिया हमारा बहुत ही पुराना मित्र है, 1971 से हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन है और हमारे लिए डिफेंस सप्लायर भी रहा है, बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर है। बहुत सारे आर्म्स एंड एम्बिशंस आ चुके हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूँ ब्राह्मोस का, हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर का। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कि रशिया हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लायर। बट फ्रांस हैज़ नॉट बीन बिहाइंड। अगर हम लोग फ्रांस की बात करें, डेसॉल्ट एविएशन ने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। रफाल डील के बारे में बात कर सकते हैं, मिराज एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर सकते हैं, स्कॉर्पियन सबमरीन के बारे में बात कर सकते हैं। तो फ्रांस भी पीछे नहीं है। तो फ्रांस कैन एक्चुअली रिप्लेस रशिया, सो इट माइट बिकम आवर न्यू रशिया। न्यूक्लियर डोमेन में भी काफ़ी कोऑपरेशन है हमारी। अगर हम लोग बात करें 1998 की, देखिए 1998 में हुआ क्या था, हम लोग न्यूक्लियर बने थे, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्रिटिसाइज किया था इंडिया को, लेकिन कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया था। अब उसमें एक थे रशिया, राइट। रशिया ऑफ कोर्स डिड नॉट क्रिटिसाइज, ऑल्दो दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द टेस्ट। लेकिन फ्रांस डिड नॉट क्रिटिसाइज, फ्रांस डिड नॉट इम्पोज एनी सैंक्शंस। फ्रांस सेड वी अंडरस्टैंड इंडियाज कंसर्न्स। फ्रांस ने कश्मीर मुद्दे पे भी इंडिया को समर्थन दिया है रिपीटेडली। अगर हम लोग 2019 की बात करें, अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को अप्रूवेट किया गया था। उसी समय पे प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज विजिटिंग फ्रांस, ही वॉज इन पेरिस। कोई स्टेटमेंट नहीं आया था फ्रांस की तरफ से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कूदनकुलम की, वहाँ पे रशिया इज इन्वॉल्व, लेकिन देर आर फ्रेंच कंपनीज, अरेवा विच इज ऑल्सो इन्वॉल्व, राइट। सो फ्रांस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस थ्रू फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म में भी काफ़ी कोलैबोरेशन है इंडिया और फ्रांस की। अगर हम लोग बात करें फ्रांस की एडेड एडवांटेज है क्लाइमेट चेंज में, इंडिया और फ्रांस दे स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर। व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया और फ्रांस की कोलैबोरेशन चलती है यहाँ पे। और सबसे बड़ा एक एडवांटेज होगा इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन का। फ्रांस ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था इवन बिफोर दिस इलेक्शन, दैट मीन्स द फर्स्ट 5 years ऑफ इमैनुअल मैक्रोन ही फोकस्ड ऑन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, एंड दैट इज वाई फ्रांस माइट बिकम द न्यू रशिया फॉर अस, राइट। फ्रांस कैन बी द न्यू रशिया। अगेन अगर हम लोग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात करें, वेरी सिमिलर थिंग। We do not have extensive trade relations with Russia. Similar kind of thing with France also, although France के साथ ट्रेड हमारा बढ़ रहा है। आने वाले 5 सालों में हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन सारी जगह पे फ्रांस धीरे धीरे रशिया को रिप्लेस कर सकता है, रशिया का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो आने वाले 5 साल भी इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। सो परहैप्स वी माइट एक्सपेक्ट दैट रशिया सब्स्टिट्यूट वुड बी फ्रांस। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हमारी कंटिन्यूस नजर रहेगी इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस के ऊपर। लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन। डू यू थिंक फ्रांस विल बिकम न्यू रशिया फॉर इंडिया? आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए कमेंट सेक्शन। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222. My Facebook, Instagram and Telegram channel ID are same. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.